Hello aspirants, welcome to IS Chakra. Today we will be going to solve multiple types of questions which are related to static part, current affairs and previous year. That means we will cover the science and technology part. Okay, and we will discuss 5 previous year questions with uh, previous year related questions. Okay, सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, आज के क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से टफ़ हैं, तो इन्हें देख लीजिएगा। जो कि आप ऐसे मीडियम से टफ़ जाएंगे तो आपको बहुत मीन्स कि एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, तो आपको एक हार्ड वर्क करनी पड़ेगी प्रीलिम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग पैलियोलिथिक एज। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट है जो क्लियर कट आप शो कर रहे हैं कि वन स्टेटमेंट, ये टू स्टेटमेंट है, ये लाइन है ना। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, लिखा नहीं है तो आप इन्हें अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ओके, और मैं यहाँ बताऊँगा आपको। पहला क्वेश्चन है पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है कि पहला स्टेटमेंट है, पैलियोलिथिक पीरियड वॉज द शॉर्टेड पीरियड ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या ऐसा है? पैलियोलिथिक पीरियड जो था वो कितने टाइम पीरियड था 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 10,000 या फिर किसी किसी में आपको मिलेगा 12,000 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो इसका बीच का टाइम पीरियड कितना रहा? 2 मिलियन ईयर्स टू 12 और 10,000 ईयर्स। ठीक है, तो काफ़ी लंबा पीरियड रहा। शॉर्टेड कह रहा तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड। क्या ऑस्ट्रिच पैलियोलिथिक पीरियड में पाए जाते थे? तो यस, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ नैप्ड स्टोन टूल्स ऑल्दो वुड एंड बोन टूल्स कैन नॉट बी एस्क्राइब्ड टू दिस एज। क्या वुड एंड बोन यहाँ पर नहीं यूज किए जाते थे? ऐसा नहीं है, यूज किए जाते थे। ठीक है, तो स्टेटमेंट थर्ड विल बी रॉन्ग। The climate during the Paleolithic age consisted of a set of glacial and interglacial period। देखो ग्लेशियल पीरियड कितने थे? 4 ग्लेशियल पीरियड थे। ठीक है, जिसका क्या क्या है? 4 ग्लेशियल पीरियड। एक तो है, एक है हमारा गुंज। ठीक है, गुंज। सेकेंड है मिंडल। ओके, एंड थर्ड इज रिस, RSS, और लास्ट है वुर्म। ठीक है, और इंटर ग्लेशियल पीरियड, इन जो 4 ग्लेशियल पीरियड हैं इनको क्या करते हैं? इनको मर्ज करते थे दो में, तो वो इंटर ग्लेशियल पीरियड मीन्स एक हो गया गुंज टू क्या है? मिंडल। ठीक है, और मिंडल टू रिस, और रिस टू यहाँ पर हो जाएगा वुर्म। ठीक है, तो ये होगा इंटर ग्लेशियल पीरियड। तो पैलियोलिथिक एज में क्या ये कंसिस्ट करते थे ग्लेशियल और इंटर ग्लेशियल? तो करेक्ट हो जाएगा। तो बी विल बी द राइट आंसर। करेक्ट आंसर पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द एडवेंट और डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज टर्म्ड एज नियोलिथिक रेवोल्यूशन। नियोलिथिक रेवोल्यूशन के जो टाइम पीरियड में आया था और वो एक रेवोल्यूशनाइज किया था ह्यूमन बींग्स के लाइफ में, तो वो कौन सा होगा? वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, होमिनाइजेशन ये पहले भी सेटल हुआ था। मेगालिथ यहाँ पर हुआ था पहले भी, मेजोलिथिक पीरियड में देखे थे। मेटलर्जी भी मेजोलिथिक पीरियड में देखने को मिलती है। ठीक है, जो कुछ स्टोन एज या फिर अदर जो ब्रोंज एज वगैरह ये भी डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, तो न्यूलिथिक पीरियड में सबसे रिवोल्यूशनाइज जो टर्म था वो था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ने टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया ह्यूमन के लाइफ को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नियोलिथिक साइट्स वाज नोन फॉर पिट हाउस ड्वेलिंग। पिट हाउस ड्वेलिंग को किस नाम से जाना जाता है? कौन से साइट है? ये है बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम जो कश्मीर में है, यहाँ पर जो साइट है इंडस वैली की साइट, इंडस वैली कह रहा हूँ, यह है पैलियोलिथिक पीरियड की साइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पिट हाउस ड्वेलिंग पाए जाते हैं। और पिट ड्वेलिंग हाउस जो नियोलिथिक पीरियड की साइट है। ठीक है, ये पिट ड्वेलिंग हाउस जो है नियोलिथिक की है, सॉरी नॉट पैलियोलिथिक साइट। ओके, तो पिट ड्वेलिंग हाउस किस लिए बनाए जाते थे? क्योंकि यहाँ पर जो है इनको ग्रेवयार्ड बनाए जाते थे। ग्रेवयार्ड, जब डिसीज़ कोई पर्सन है यहाँ पर क्या करते थे? उसे मीन्स की ग्रेवयार्ड में रख देते थे। ठीक है, उसको मीन्स कि उसके पास कुछ फूड वगैरह रखते थे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये पर बुर्ज होम में मिलते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अनलाइक द इजिप्टियन एंड मेसोपोटामियंस द हड़प्पन्स डिड नॉट राइट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन। क्या ये करेक्ट है? तो यस, ये करेक्ट है। यहाँ पर हड़प्पन्स डिड नॉट राइट लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस, हावेवर इजिप्टियंस एंड मेसोपोटामियंस वर did write long inscription with decipherment of alphabetical manners। ओके, अल्फ़ाबेटिकल वर्जन लिखते थे यहाँ पर और लॉन्ग इंस्क्रिप्शन भी लिखते थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस वर रिकॉर्डेड ऑन सील्स एंड कंटेन ओनली अ फ्यू वर्ड्स। तो मोस्ट ऑफ द हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस वर रिकॉर्डेड ऑन सील्स एंड कंटेन ओनली अ फ्यू वर्ड्स। करेक्ट है? यस, दिस इज करेक्ट। कुछ वर्ड्स ही वहाँ पर आप देखते होंगे कि जो सील वगैरह होती हैं उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे ऐसे बने होते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड में बने होते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज लार्जली अल्फ़ाबेटिकल। क्या अल्फ़ाबेटिकल थे? तो नहीं, ये अल्फ़ाबेटिकल नहीं थे, ये पिक्टोरियल थे। यहाँ पर पिक्टोग्राफ होते थे। कहीं भी एक सील है, सील में क्या था? यूनिकॉर्न या फिर जो गॉडेस देवी या फिर मदर गॉडेस, ये सारी चीज़ें मिलती थी। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है तो कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे? थर्ड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा ए। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है और सेकेंड भी करेक्ट है, जो हमारा थर्ड है वो रॉन्ग है, रॉन्ग पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरेंज द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट टू वेस्ट, देखो पहले मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो ईस्ट वेस्ट साइट हैं वो पहले आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, नॉर्थ साइड है मंडा, यहाँ पर है दायमाबाद, यहाँ पर है जो एक राखी गढ़ी के इधर है वो क्या है, यहाँ पर है एक मिनट। ठीक है, ये है मंडा। ठीक है, और ये है दायमाबाद, ये है आलमगीरपुर, और यहाँ पर है क्या उसका नाम है सुटका गेंडोर। ठीक है, जहाँ पर हमें हॉर्सेस के एविडेंस मिलते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पूछा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इधर से इधर जाना है। ठीक है, तो इधर से इधर जाना है तो पहले कौन सा मिलेगा? यहाँ पर कोट डिजी जो है वो वेस्टर्न साइड है। ठीक है, तो कोट डिजी पहले यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है मोहनजोदारो हड़प्पा, पहले मोहनजोदारो आता है, देन हड़प्पा आता है। ठीक है, यहाँ पर फिर हड़प्पा हो जाएगा, सॉरी मोहनजोदारो हो जाएगा। ओके, हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदारो। देन यहाँ पर पहले 2 1 और देन यहाँ पर हो जाएगा बनवाली। ठीक है, बनावली कहाँ पर है? यहाँ पर ये हरियाणा की साइट है बनावली। ठीक है, तो ये बनावली हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, और नेक्स्ट है गनवेरी वाला जो है ये सबसे ईस्ट में है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विद रेफरेंस टू कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट हैज़ बीन इंटायरली इवॉल्व थ्रू द लॉज प्रोमलगेटेड बाय द पार्लियामेंट। क्या पार्लियामेंट के द्वारा इवॉल्व होता है? ये इंटायरली इवॉल्व हुआ था? नो, इट इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज द कॉलेजियम सिस्टम वॉज इवॉल्व फ्रॉम द सेकेंड जजेस केस लाइक विच वॉज हैपन इन 1983 इन फर्स्ट जजेस केस। जो 1993 में सेकेंड जजेस केस हुआ था, उसके तहत यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम को यहाँ पर इसकी ओरिजिनेशन हुई थी। कॉलेजियम सिस्टम क्या था कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे और उनको वो रिकमेंडेशन भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उनकी रिकमेंडेशन को मानेंगे और वहाँ पर CGI को नॉमिनेट किया जाएगा उस जिस जज को, सीनियर मोस्ट जज को यहाँ पर वो करेंगे। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम के तहत CGI को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंटायरली क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है, हाई कोर्ट कॉलेजियम इज इंटायरली लेड बाय द इंकुम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, और चीफ जस्टिस ऑफ इंकुम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। तो दिस स्टेटमेंट इज ये हाई कोर्ट कॉलेजियम इज इंटायरली लेड बाय द इंकुम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। तो यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीफ जस्टिस होंगे कॉलेजियम सिस्टम के हाई कोर्ट के, वो जो अपॉइंट होगा कौन? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो यहाँ पर किसकी वो होगी? जो गवर्नर होते हैं वो क्या करेंगे, वहाँ पर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होगी। ठीक है, और गवर्नर जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, और ये कॉलेजियम सिस्टम जो है वो इंकुम्बेंट करेंगे हाई कोर्ट के, इंटायरली लेड बाय द इंकुम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस जो है वहाँ पर
पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट कैन नॉट रेज एनी ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग द कॉलेजियंस चॉइसेस। तो गवर्नमेंट कैन नॉट रेज एनी ऑब्जेक्शंस, यहाँ पर कह रहा एनी ऑब्जेक्शंस, सॉरी ये जो है ना पहला जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये कह रहा हाई कोर्ट कॉलेजियम इज इंटायरली लेड बाई इंक्यूमेंट चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट। तो हाई कोर्ट के उस उनको इंटायरली जो लीड करेंगे वही लीड करेंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीजेआई जो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी यहाँ पर पार्टिसिपेशन कॉलेजियम सिस्टम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट कैन नॉट रेज एनी क्वेश्चंस, अगर कॉलेजियम में जैसे मान लो अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, तो गवर्नमेंट क्या है कॉलेजियम सिस्टम को यहाँ पर ओवर मीन्स की क्या कर सकती है, क्वेश्चंस को रेज कर सकती है कॉलेजियम के अगेंस्ट, ठीक है। बट अगर अल्टीमेट कॉलेजियम जो अभी जो 4+1 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो उनकी कॉलेजियम बनेगी और वो जो है रिकमेंडेशन भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। अगर यहाँ पर जो रिकमेंड दिए हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट ने वहाँ कुछ मीन्स की कुछ वहाँ पर चेंजमेंट करने की वो किया और फिर भी ये क्या करेंगे यहाँ पर भेजेंगे फिर से कि ये जो हैं यहाँ पर चीफ जस्टिस इन्हें बनाया जाए। बट अगर फिर भी वो कोई भी चेंज नहीं करेंगे वो जज जो कॉलेजियम में रिकमेंडेशन भेजी थी, तो फिर अगर दोबारा भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास तो क्या करेंगे, इट इज़ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट दैट पर्सन एज अ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये भी जो है इंटायरली क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगे डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करने के लिए। He should not already be in the service of central or state government. Yes, it is correct. सेकेंड स्टेटमेंट है he should have been an advocate or a pleader for 10 years. क्या 10 years है, नहीं 10 years for the high court or any high court which are precedent where the advocate practice for the period of 10 years, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के जज के लिए यहाँ पर 10 years होता है एडवोकेट के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए ओनली 7 years होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा 7 years होता है, नॉट 10 years। थर्ड स्टेटमेंट है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा रिकमेंड किया जाएगा, क्या ये करेक्ट है। तो यहाँ हाई कोर्ट के द्वारा करेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जब चीफ जस्टिस बनेंगे, ठीक है, जज बनेंगे तो यहाँ पर किसके लिए होगा, हाई कोर्ट, ना कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। मैं इसकी जो पीडीएफ जो सोल्यूशन की पीडीएफ है वो भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम में जाके वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और मोर अपडेट के लिए वहाँ पर आपको ये सोल्यूशन वगैरह मिल जाएंगे, जो कि मैं बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप वहाँ पर ईजिली तरीके से आप जो है सर्च कर सकते हैं, और हाँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल से ही ऑफिशियल चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, यहाँ पर आप पोस्ट करिए और आंसर करिए कमेंट बॉक्स में आपका कौन सा आंसर है, ठीक है। वो आप इसी तरीके से पोस्ट मीन्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अपने आंसर पोस्ट करिए कमेंट बॉक्स में, फिर देखिए कि आपके करेक्ट हैं या नहीं करेक्ट है, कितने करेक्ट हैं कितने इनकरेक्ट हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ ट्राइब्यूनल फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स कैन बी इस्टैब्लिश्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ क्या है, जो ट्राइब्यूनल होता है वो ट्राइब्यूनल का कंसेप्ट किस में है, आर्टिकल 323A प्लस आर्टिकल 323B, ठीक है। आर्टिकल 323A किसके लिए होता है कि जो एडजुडिकेटिव अथॉरिटी है ट्राइब्यूनल की वो डिसीजन यहाँ पर देगा, और जो अदर मैटर्स हैं ट्राइब्यूनल से रिलेटेड, जो ट्राइब्यूनल से अदर मैटर हैं वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है आर्टिकल 323B में। तो यहाँ पर कह रहा है कि ट्राइब्यूनल जो है, ट्राइब्यूनल के जो पर्पज़ के लिए एडजुडिकेशन है ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स कैन बी इस्टेब्लिश ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। ट्राइब्यूनल कौन करता है, ट्राइब्यूनल को कौन क्रिएट करता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, ओके। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है,
नो कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू ट्राई इलेक्शन पिटीशंस। क्या ऐसा है इलेक्शन पिटीशन वहाँ पर डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज इफ इलेक्शन इज गेटिंग फ्रॉड बाई एनी पर्सन, सो एनी पर्सन और इलेक्शन के लिए कौन है एम्पावर किया जाएगा? किसके लिए, किसके पास जाकर वहाँ पर पिटीशन में फाइल कर सकते हैं? हाई कोर्ट में। ठीक है, जब हाई कोर्ट अगर वहाँ पर डिसीजन गलत दे रहा है तो यू कैन मूव और एनी पर्सन कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, द ई कोर्ट प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ठीक है, द ई कोर्ट प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो क्या ये करेक्ट है? दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ई गवर्नेंस प्लान जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ई कोर्ट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, जो सेकेंड स्टेटमेंट है, द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड इज अपडेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अंडर द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट। तो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड इज अपडेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नेशनल जुडिशियल डेटा को अपडेट कर सकती है? नहीं, यहाँ पर हाई कोर्ट करेगी, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स कैन एक्सेस डेटा रिलेटेड टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केस ऑन द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड थ्रू ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो एक्सेस करती है डेटा को बोथ रिलेटेड टू सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केस। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा बी विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट विल बी राइट एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, हमारा जो 10 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट एज ही possesses ओरिजिनल एंड appellate jurisdiction इन बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स। क्या ये करेक्ट है? दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसके पास जुरिडिक्शन होती है सिविल एंड क्रिमिनल दोनों के मैटर्स की। ठीक है, और ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है इन डिस्ट्रिक्ट में। सेकेंड स्टेटमेंट, व्हेन ही डील्स विद सिविल केसेस ही इज नोन एज द सेशन जज। व्हेन ही डील्स विद सिविल केसेस तो उसे क्या बोला जाता है? सेशन जज। व्हेन ही हियर्स द क्रिमिनल, अगर वो क्रिमिनल केसेस को सुनता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। देखो इसका अपोजिट हो गया यहाँ पर। जो यहाँ पर सिविल केसेस होते हैं उसमें क्या होता है? अगर सिविल केसेस सुनते हैं तो उसे बोलते हैं क्या? डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, जज बोलते हैं। बट अगर कोई क्रिमिनल केस होता है तो यहाँ पर उसे बोलते हैं सेशन जज। जब सेशन होता है ना, सेशन में बैठाते हैं, जज सुनते हैं, जज साहब सुनते हैं केसेस को, तो वहाँ पर क्रिमिनल मैटर होता है। ठीक है, तो ये अपोजिट स्टेटमेंट बोल रहा है, तो ये हो गया हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है, ही कैन इम्पोज डेथ सेंटेंस बट इट इज सब्जेक्ट टू कॉन्फर्मेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट से कन्फर्मेशन होना चाहिए? नहीं, दिस इज द कन्फर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट नॉट सुप्रीम कोर्ट। ओके, क्योंकि अल्टीमेट जो डेथ सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं, बट कैपिटल पनिशमेंट के लिए क्या होगा? यहाँ पर हाई कोर्ट की यहाँ पर जुरिडिक्शन होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ही सुना सकता है डेथ पेनल्टी को। अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है पहले कोई डिसीजन नहीं लेगी। अगर ऐसा डिसीजन कुछ आता है तो पहले क्या करेगा? परमिशन लेगा हाई कोर्ट से। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। फर्स्ट स्टेटमेंट जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अंडर द जीएसटी लॉज द जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल इज ए स्पेशलाइज्ड अपीलेट अथॉरिटी फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। यस, करेक्ट है। डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए ये अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया था जब जीएसटी 2017 में अल्टीमेटली फोर्स में आई। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है, द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स इन फर्स्ट अपील्स इशूड बाय द अपीलेट अथॉरिटीज अंडर द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट जीएसटी एक्ट्स लाई बिफोर द जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल विच इज कॉमन अंडर द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट एक्ट्स स्टेट जीएसटी। क्योंकि जो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल है दोनों स्टेट एज वेल एज सेंट्रल के लिए होता है और ये दोनों में इन्फोर्समेंट होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 12 कह रहा है, consider the following statements
अबाउट सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैं 11th में थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूँ, एलाबोरेट कर दूँ कि यहाँ जो है अगर जो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल है यहाँ पर अगर वो डिसीजन गलत देता है, ठीक है, उसको डिसीजन को मतलब वहाँ पर कुछ अगर किसी को भी वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो मूव कर सकते हैं कहाँ पर, हाई कोर्ट में, ठीक है। या फिर पहले ये मूव करेंगे किधर, जीएसटी जो ट्राइब्यूनल होता है, ठीक है, जीएसटी ट्राइब्यूनल का केस होगा, अगर वो रॉन्ग होगा तो मूव कर सकते हैं अपीलेट ट्राइब्यूनल में। कोई भी जीएसटी में अगर फ्रॉड हुआ या फिर कोई भी जीएसटी केसेस में किसी को सेटिस्फाई नहीं किया तो वो अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है। अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल ने कोई डिसीजन गलत दिया तो उसके अगेंस्ट मूव कर सकते हैं डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट, ठीक है। अगर हाई कोर्ट का भी यहाँ डिसीजन आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो यू कैन मूव डायरेक्टली, यू कैन मूव विद द पिटिशन एंड फाइल इट टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अगेंस्ट द हाई कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इसका ऑल अबाउट द अपीलेट ट्राइब्यूनल, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल का केस था। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है? यस, करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग ड्रग्स, कंडक्टिंग क्रिमिनल ट्रायल्स, सेटिंग ड्रग स्टैंडर्ड्स एंड इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्रग्स। तो ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर ये जो है इसके अंदर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में, और जो है क्लिनिकल ट्रायल करती है, ड्रग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखती है और इंश्योर करती है कि जो क्वालिटी कंट्रोल है और किसकी, इम्पोर्टेड ड्रग्स, जो इंपोर्ट किए जाते हैं ड्रग्स को, उनमें क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें टेस्ट करती है, ठीक है, ये बॉडी। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो स्पेक्ट्रम है, अब स्पेक्ट्रम में इसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा स्पेक्ट्रम क्या होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ देन अल्ट्रा। देखो मैं पहले ही समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रम है, ओके, ये बीच में है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के आसपास कौन होता है? यहाँ पर होता है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, और यहाँ पर होता है इंफ्रारेड, ओके। और इधर क्या होता है? एक्स रे, इधर होता है गामा रे, ओके, ये होता है गामा रे, इधर होता है माइक्रोवेव और ये होता है रेडियो वेव, ठीक है। ये है आपके क्या 6 जो है यहाँ स्पेक्ट्रम के जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसकी हाई होगी? इधर से ये इधर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, अगर इधर मूव कर रही है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। लेकिन इधर से इधर मूव कर रही है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कर जिसकी ज़्यादा होगी उसकी क्या होगी? वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसको पिक्चर में बैठा लीजिए माइंड में, ऐसी पिक्चर, ठीक है। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट। इंफ्रारेड रेडिएशन हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। शॉर्टर वेवलेंथ, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मतलब अल्ट्रावायलेट यहाँ है और इंफ्रारेड विजिबल लाइट के इधर है, तो किसकी इंफ्रारेड रेडिएशन है शॉर्टर वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी? नहीं, इसकी बड़ी होगी। तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। बी क्या है? एक्स रेज हैव लोअर फ्रीक्वेंसीज देन माइक्रोवेव। माइक्रोवेव इधर है, एक्स रे इधर है, तो एक्स रे की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है, किसके कंपेयर में? माइक्रोवेव के कंपेयर में। तो ये भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। सी क्या है? गामा रेज हैव हायर एनर्जी दैन विजिबल लाइट। एनर्जी किसकी है? हायर एनर्जी गामा। गामा सबसे ज़्यादा क्या है? फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर विजिबल लाइट, यहाँ पर है विजिबल लाइट जो बीच में है, ठीक है, इसकी जो है फ्रीक्वेंसी गामा रेज के कंपेयर में बहुत 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 लो होगी। तो ये करेक्ट क्या हो जाएगा? हायर एनर्जी दैन विजिबल। तो यही हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रेडियो वेव की बात करें, जो हमारा रेडियो वेव किधर है? यहाँ पर ये रेडियो वेव है, माइक्रोवेव के इधर, ठीक है। तो रेडियो वेव्स ट्रैवल फास्टर थ्रू अ वैक्यूम कंपेयर टू विजिबल लाइट। विजिबल लाइट तो हमारी यहाँ है, तो ये इसकी वेवलेंथ क्या होगी? किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी? ये रेडियो की वेवलेंथ ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? फास्टर कौन ट्रैवल करेगा? विजिबल लाइट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी गामा रेज हैव हायर एनर्जी दैन विजिबल लाइट। क्वेश्चन नंबर 14 सेज दैट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाई।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर विच पब्लिशेस द रिपोर्ट अबाउट दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, 2024। और इंडिया की रैंक जो है 159 आउट ऑफ 180 इन 2024 है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार से हमने इम्प्रूव किया है, बट इम्प्रूव किस लिए किया है, पहले हमारी रैंक 2023 में 161 आउट ऑफ 180 थी, बट इस बार थोड़ा इम्प्रूव किया है 2 पायदान में, 2 नंबर में। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट कंट्री थे वो क्या कर गए, स्लिप कर गए थे, ठीक है, स्लिप कर गए हैं। जो हमारा देखो एक्चुअल नंबर है कितना है, इस बार जो है हमारा जो नंबर है इस बार 31.36 समथिंग है, ठीक है, ये है हमारा स्कोर। पिछली बार कितना था, 36.15। तो देखिए कितना ज़्यादा कम हुआ है, मीन्स अराउंड 5 स्कोर जो मार्क्स हैं, या आप मार्क्स ही मान लीजिए, 5 स्कोर कम हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमें ये चिंता वाली बात है कि हमारी रैंक तो कम हुई है, 159 हुई 161 से, लेकिन हमारा स्कोर जो है वो घटता जा रहा है, हमारा कोई भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, और ज़्यादा स्कोर घट गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑक्सीटोसिन इज़ ट्रू। ऑक्सीटोसिन के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड से द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, नहीं, ये गलत होगा। इट इज़ प्राइमरली इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। क्या रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, तो ये भी हीमोग्लोबिन होता है। और या फिर कहें कि जो यहाँ पर वो होती ना, जो क्या बोलते हैं उसे, जो हीमोग्लोबिन, या फिर बोलते हैं उसे सॉरी रेड ब्लड सेल, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी होती है, ये यहाँ पर रेगुलेट करती है ब्लड को, ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर ये नहीं होगा। इट इज़ रिलीज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ये यहाँ पर क्वेश्चन होगा। 4 क्या है, इट इज़ हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स हंगर, ये हार्मोन नहीं है जो स्टिमुलेट करता है हंगर को, नहीं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो सपोर्ट करता है चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ऑक्सीटोसिन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ एन आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो ये क्या प्रोटेक्ट करता है, यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड, इट एम्स टू एलिमिनेट द प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज ऑफ केमिकल वेपन्स। तो ये क्या एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर ये करता है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इजराइल हैज़ साइंड आउट बट नॉट रेटिफाइड द एग्रीमेंट वाइल द स्टेट ऑफ द पैलेस्टाइन हैज़ नीदर साइंड नॉर एक्सीडेड टू द ट्रीटी। क्या ऐसा है, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर इजराइल जो है साइंड किया है बट नॉट रेटिफाइड द एग्रीमेंट। यहाँ पर इजराइल नहीं, यहाँ पर 3 स्टेट हैं, कौन कौन से, एक इजिप्ट हो गया, एक नॉर्थ कोरिया हो गया, और एक हो गया साउथ सूडान, ये याद रखिएगा तीनों, ठीक है। यहाँ पर जो है इन्होंने ना तो साइन किया और ना ही इसे रेटिफाई किया है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन फर्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड विल बी करेक्ट, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेटियोर शोअर्स इज करेक्ट। मेटियोर शोअर्स के बारे में क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है, मेटियोर शोअर्स अकर व्हेन कॉमेट्स पास क्लोज टू अर्थ ऑर्बिट। अर्थ ऑर्बिट के पास में जब कॉमेट्स जो है पास करते हैं तो उसे मेटियोर शोअर बोला जाता है, नहीं, ये नहीं बोला जाता है, ठीक है। पास होंगे मीन्स यहाँ पर ये एस्टेरॉयड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, एस्टेरॉयड जो है पास होते हैं। Meteor showers are caused by the collision of asteroids with Earth's atmosphere। Earth's atmosphere meteor राइट हो जाएंगे, नॉट meteor, ठीक है। meteor shower वो नहीं होंगे जो अर्थ के एटमॉस्फियर के साथ जो एस्टेरॉयड का कोलिजन है वो वहाँ पर meteor shower जनरेट करता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। meteor showers happen when Earth passes through the debris left behind by the comet or एस्टेरॉयड। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मीटियोर शोअर कौन होता है, जब अर्थ पास होती है डिब्रिस के थ्रू, तब वहाँ पर कॉमेट या फिर एस्टेरॉयड वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। डी क्या है, मीटियोर शोअर्स ओनली अकर ड्यूरिंग डे टाइम, नहीं, डे टाइम कोई ज़रूरी थोड़ी है, इट विल बी नाइट टाइम एज वेल, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टार्डीग्रेड्स इज ट्रू। टार्डीग्रेड्स क्या होते हैं? ये टाइनी माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर जिसे बोलते हैं, यूनिसेलुलर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो हर एक यूनिक सिचुएशन में ये टार्डीग्रेड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है, पढ़ते हैं, टार्डीग्रेड्स आर एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। तो क्या फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट ही ओनली पाए जाते हैं और एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बट यहाँ पर फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में ही केवल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? टार्डीग्रेड्स आर एक्सट्रीमोफाइल्स कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, प्रेशर्स एंड रेडिएशन लेवल। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी क्या है? टार्डीग्रेड्स आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स दैट डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। क्या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं टार्डीग्रेड्स? नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी है, टार्डीग्रेड्स बिलोंग टू द फाइलम चिरारिया एंड पजेस स्टिंगिंग सेल्स फॉर प्रे कैप्चर। प्रे कैप्चर के लिए नहीं होते हैं, नहीं, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन विल बी बी, ठीक है। ये चीज़ देख लीजिएगा, मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ सोल्यूशन की मिल जाएगी। डोंट वरी, सोल्यूशन के लिए मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माउंट रुआंग। माउंट रुआंग के बारे में बात कर रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट इज़ लोकेटेड इन एंडीज माउंटेन रेंज। देखो यहाँ पर एंडीज माउंटेन रेंज है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो सिचुएटेड इन इंडोनेशिया। इट इज़ द हाइगेस्ट पीक इन अफ्रीका। हाइगेस्ट पीक है अफ्रीका में। देखो यहाँ पर अगर लोकेशन की बात करें तो एक बोल रहा है कि एंडीज माउंटेन जो कि लैटिन अमेरिका में है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है इंडोनेशिया जो कि एशियन कॉन्टिनेंट में है, और ये इंडोनेशिया आपको पता है, और ये का है हाइगेस्ट पीक इन अफ्रीका। तो ये क्या है? क्लियर कट यहाँ पर मेंशन है कि कोई दो स्टेटमेंट तो जरूर ही यहाँ इनकरेक्ट होंगे ही होंगे। तो यहाँ क्या है? इट इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो सिचुएटेड इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में है। देखिए यहाँ पर एक लैंग्वेज के बारे में भी देखो कि माउंट रुआंग, रुआंग, जुआंग, लुआंग, सुआंग ऐसे जो होते हैं ना, ठीक है, वो होते हैं या अपने नॉर्थ ईस्ट में या फिर साउथ ईस्ट एशिया के कंटेक्स्ट में, चाइना में, इधर मीन्स कि ईस्ट एशिया में भी देखने को मिलते हैं ऐसी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया का पार्ट है जो सिचुएटेड है, और ये एक्टिव वॉल्केनो है, ओके। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग वॉल्केनोज Krakatau, मेरापी, सेमेरू, हाउ मेनी ऑफ द अबव वॉल्केनोज आर सिचुएटेड इन इंडोनेशिया। और यहाँ पर ये बता दूँ, ये भी क्वेश्चन इंडोनेशिया में ही क्या है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इंडोनेशिया कहाँ पड़ता है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है यहाँ पर, पैसिफिक के चारों तरफ जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पर इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया यहाँ पर लोकेटेड होने के कारण यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनोज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्राकाटाऊ, मेरापी, सेमेरू ये सारे कहाँ हैं? ये इंडोनेशिया में ही हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ये चीज़ याद रखिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ काला आजार इन इंडिया। काला आजार के बारे में तो हम अभी जो है रिसेंट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, और ये जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इसके अगेंस्ट एक एलिमिनेशन जो कैंपेन है इसको लेकर, ठीक है। ऑप्शन ए है, इंडिया हैज़ अचीव्ड 0 केसेज ऑफ काला आजार इन 2024। क्या 2024 में 0 केसेज अचीव करने का एक टारगेट है? नहीं, अभी नहीं है। अभी तो काफ़ी केसेज मिल रहे हैं, मोर देन जो 300-400 केस जो है इंडिया में मिल रहे हैं अराउंड। पिछली बार जो है अभी जो है 2023 में मिले थे 533, बट यहाँ पर 353 जो है केसेस, 339 केसेज जो है अभी मिले हैं 2024 में, ठीक है। तो ये जो है 0 केसेज नहीं है 2024 में। टारगेट क्या है? 2030 का टारगेट है, अलॉन्ग विद द एलिमिनेशन ऑफ द टारगेट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया ऑल्सो टेक्स इनिशिएटिव टू एलिमिनेट दिस काला आजार डिसीज़ विच आर वेरी हार्मफुल, और इसका जो मोर्टालिटी रेट है वो मोर देन 95%। मीन्स यहाँ पर जैसे काला आजार होता है उसे बचने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। persons will be demised within if he is not be treated within time, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बी स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट है क्या है? सॉरी, जो ऑप्शन बी है,
द डिसीज इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर कंटामिनेशन। देखो ट्रांसमिट करता है वाटर कंटामिनेशन से, तो क्या ये है? नहीं, ये गलत है। यहाँ पर होता है एक सैंड फ्लाई होता है, सैंड फ्लाई, ठीक है। सैंड फ्लाई की वजह से यहाँ पर इसके वजह से क्या होता है? काला आजार होता है, वाटर कंटामिनेशन की वजह से नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन जो ऑप्शन सी है, इंडिया मेंटेन फेवर देन 1 केस पर 10,000 पीपल फॉर 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स। मैंने बताया ना 533 केसेस कुछ ऐसे मिले हैं अभी, ठीक है। तो 10,000 ये है, यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। देखो फर्टेलिटी रेट जो है ऑफ अनट्रीटेड काला आजार इज अप्रॉक्सीमेटली 50%। मैंने क्या बताया? मोर देन 95% यहाँ पर केसेज है, नॉट 50%। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द श्री सिंगेश्वरार टेम्पल एंड इट्स इंस्क्रिप्शंस। इसके इंस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहा है टेम्पल के, कि इसके बारे में क्या है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, टेम्पल वाज रिनोवेटेड बाय आर्यनाथा मुदलियार इन द 16th सेंचुरी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा इनका नाम, कि आर्यनाथा मुदलियार, इन्होंने 16th सेंचुरी में रिनोवेट करवा था इस मंदिर का, टेम्पल का, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है, द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन तमिल एंड नंदी नगरी स्क्रिप्ट। तमिल और नंदी नगरी स्क्रिप्ट में लिखी गई नहीं, ये जो है ये याद रखिएगा कि संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में लिखी गई है स्क्रिप्ट, ओके। और यहाँ पर नंदी गरी स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखी गई है नहीं, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। और यहाँ पर जो है स्क्रिप्ट उसकी दूसरी है, ठीक है। संस्कृत का जो स्क्रिप्ट होता है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बाद में बता दूंगा आपको। थर्ड स्टेटमेंट है, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। द टेम्पल इज नोन फॉर इट्स डिपिक्शन ऑफ अजन्य हनुमान प्लेइंग द फ्लूट। यहाँ पर जो आप देखेंगे ना सोल्यूशन में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर हनुमान जो है वहाँ पर डिपिक्ट हैं, तो वहाँ पर फ्लूट नहीं लिए, वीणा बजाते हुए यहाँ पर डिपिक्टेड हैं, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है हमारा? कौन सा था? और टारडिगेट आ गया, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड और अरे यार सॉरी, यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड विल बी रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर पूछ रखा है, यहाँ हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गलतिया बे इज़ ट्रू। गलतिया बे के बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ा है, तो आपको ये चीज़ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। क्या वेस्ट कोस्ट में? नहीं। गलतिया बे इज सेट टू बिकम द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन द वर्ल्ड। तो छोड़ते हैं, गलतिया बे इज़ द 14th मेजर पोर्ट। कितने हमारे यहाँ? 13 मेजर पोर्ट, ठीक है, सॉरी 12 मेजर पोर्ट हैं। और ये गलतिया नेशनल पार्क जब बन गलतिया बे का जो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट वर्ल्ड में है, ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा हमारा 13th, ठीक है, 13th जो है हमारा मेजर पोर्ट के शामिल हो जाएगा। इट इज़ स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड नियर द मलक्का स्ट्रेट, क्रूशियल फॉर ग्लोबल मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है मलक्का स्टेट के पास, क्रूशियल है ग्लोबल मैरीटाइम प्रोजेक्ट है लॉजिस्टिक्स के। तो गलतिया बे इज सेट टू बिकम द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन द वर्ल्ड। पोर्ट जो है लार्जेस्ट नहीं है वर्ल्ड में, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बहमनी एंड विजयनगर किंगडम्स। बहमनी एंड विजयनगर किंगडम के बारे में बात कर रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, द बहमनी किंगडम वाज नोन फॉर इट्स रिलीजियस टॉलरेंस एंड पैट्रोनेज ऑफ वेरियस फेथ्स। क्या ये करेक्ट है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो सेकेंड है, द विजयनगर किंगडम फेल इन द 17th सेंचुरी मेनली ड्यू टू द इन्वेजन्स बाय द मुगल एम्पायर। क्या मुगल एम्पायर के इन्वेजन से ही यहाँ पर 17th सेंचुरी में विजयनगर किंगडम ख़त्म हो गया? नहीं, दिस इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर जो विजयनगर एम्पायर है, इसके इंटरनल स्ट्राइफ जो थे, इंटरनल कन्फ्लिक्ट थे, उसकी वजह से यहाँ पर इट इज़ डिक्लाइंड, नॉट बिकॉज ऑफ मुगल इन्वेजन। यहाँ पर जो मुगल इन्वेजन तो बहुत बाद में किया गया, इनडायरेक्टली यहाँ पर पार्टिसिपेशन था, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेजन नहीं हुआ था मुगल एम्पायर का। यहाँ पर इंटरनल स्ट्राइफ ड्यू टू कन्फ्लिक्ट अमंग किंग्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो यहाँ थर्ड से ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, सेकंड इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, गुलबर्गा सर्व एज द कैपिटल ऑफ द बादामी किंगडम बिफोर इट वॉज शिफ्टेड टू बीदर।
तो ये करेक्ट हो जाएगा। बहमनी किंगडम, नॉट बादामी, बहमनी किंगडम, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। तो 1 and 3 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अजोर्स आर्कीपेलागो इज ट्रू। अजोर्स आर्कीपेलागो के बारे में स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है। ऑप्शन ए है, द अजोर्स इज लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द मेन लैंड ऑफ पोर्चुगाल। पोर्चुगाल के 1000 किलोमीटर ईस्ट में है ये लोकेटेड है, नहीं, ये स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। माउंट पिको इज द लोवेस्ट पॉइंट इन द अजोर्स। माउंट पिको कहाँ है, अजोर्स कहाँ है, ये भी नहीं है। अजोर्स इज एन आर्चिपेलागो फॉर्म्ड इंटायरली बाई ग्लेशियल एक्टिविटी। अजोर्स आइलैंड कहाँ है ये देखना है। द आइलैंड्स आर सिचुएटेड अबव द अजोर्स ट्रिपल जंक्शन वेयर 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मीट। 3 टेक्टोनिक प्लेट्स कौन कौन सी मीट करती हैं, एक तो है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका इधर, यूरेशिया इधर, यहाँ पर, और यहाँ पर जो है अफ्रीका, अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। तो ये तीनों क्या हैं, या तीनों मिलते हैं और ये बनाती है क्या, अजोर्स आर्कीपेलागो, ठीक है, आर्कीपेलागो बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, और तीनों जो है ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे, डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। फर्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। तो लार्जेस्ट कंटेनर है, यस, स्टिल लार्जेस्ट कंटेनर। हालांकि जो यहाँ पर कामराजार पोर्ट है, जो हमारा कहते हैं कि कारपोरेट पोर्ट है, ठीक है, कामराजार, और यहाँ पर जो न्यू पोर्ट बन रहा है गलथिया बे, जो यहाँ पर न्यू मेजर पोर्ट बन रहा है, इससे भी स्टिल यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है ये अभी भी लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया में। सेकेंड स्टेटमेंट है, तूतीकोरिन पोर्ट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। क्या कर्नाटका में है तूतीकोरिन, नहीं, ये है तमिलनाडु में, ये याद रखिएगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, मुर्मुगांव पोर्ट इज सिचुएटेड इन गोवा। क्या गोवा में है, तो यस, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मुर्मुगांव पोर्ट जो है गोवा में है, तो ये बी विल बी द राइट आंसर। हमारे कितने मेजर पोर्ट हैं, 12 + 1, ठीक है, मतलब टोटल कितने हैं, यहाँ पर 13 मेजर पोर्ट हो चुके हैं, जो कि गलतिया बे जो है मेजर पोर्ट का यहाँ पर इनागोरेशन हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कालाजार। फिर से उसके बारे में आ गया, कालाजार के बारे में। स्टेटमेंट फर्स्ट है, काला अजार इज काज्ड बाय अ प्रोटोजुआ पैरासाइट कॉल्ड लीशमानिया डोनोवानी। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आपका जो किससे होता है, प्रोटोजुआ पैरासाइट, ये डोनोवानी से नहीं होता, यहाँ होता है सैंड फ्लाई, ठीक है, सैंड फ्लाई से ये जो है काला अजार होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, सेकंड क्या है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। द प्राइमरी वेक्टर फॉर काला अजार इन इंडिया इज द एडीज मॉस्किटो। ये मैंने सैंड फ्लाई बता दिया, एडीज मॉस्किटो नहीं है। सीवियर एनीमिया इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ काला अजार। तो सीवियर एनीमिया होता है, यस, दिस इज करेक्ट। अच्छा सॉरी, प्रोटोजुआ पैरासाइट, ये पैरासाइट का नाम है ना, सॉरी, यहाँ पर पैरासाइट है, मैंने इसे इग्नोर कर दिया था, पैरासाइट है, ये डोनोवानी सही है, ठीक है। तो 1 भी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कालाजार जो है सैंड फ्लाई है, मॉस्किटो नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ई श्रम इनिशिएटिव। फर्स्ट स्टेटमेंट ई श्रम इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहा है कि ई श्रम एम्स टू क्रिएट अ डेटाबेस सॉली फॉर द ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। सॉली क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए नहीं बनाया गया था। स्टेटमेंट सेकेंड है, द प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम 5 सेंट्रल स्कीम्स टू बेनिफिट अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। 5 सेंट्रल स्कीम, ये आप याद रखिएगा, इसे 12 सेंट्रल स्कीम से यहाँ पर बेनिफिट पाता है ये ई श्रम इनिशिएटिव, ठीक है, ना कि 5 ओनली। तो नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द ई श्रम इनिशिएटिव। रूरल डेवलपमेंट यहाँ पर लेबर के लिए है ई श्रम पोर्टल। श्रम हिंदी वर्ड है, जो कि श्रम का मतलब क्या है, यहाँ पर लेबर, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग, स्टेटमेंट सेकेंड रॉन्ग, स्टेटमेंट थर्ड रॉन्ग, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स के अंदर आती है, लेबर के अंदर, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यू स्टैचू ऑफ लेडी जस्टिस एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेडी जस्टिस के बारे में 3-4 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पर आपको कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द स्टैचू इज
ड्रेस्ड इन अ साड़ी, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग इंडियन कल्चरल हेरिटेज, करेक्ट है, साड़ी पहने हुए हैं। ओके, सेकेंड है द स्टेचूज आइज आर क्लोज्ड, क्या स्टेचू की आई जो है क्लोज्ड है, ये जो ट्रेडिशन थी वो वहाँ पर आई क्लोज थी, ठीक है, ये आई यहाँ पर क्लोज नहीं है, जो न्यू लेडी जस्टिस हैं। सेकेंड थर्ड है, थर्ड स्टेटमेंट है द स्टेचू होल्ड्स आ सॉर्ड इन वन हैंड, सॉर्ड कौन है, जो ओल्ड जो लेडी जस्टिस हैं वो यहाँ पर हैंड कर रखी हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द यूज ऑफ फोर्स इन लीगल प्रोसीडिंग्स, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर कौन कौन से रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकेंड रॉन्ग, थर्ड आल्सो रॉन्ग, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नसीम अल बहर एंड सागर कवच एक्सरसाइज, इनके बारे में क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है नसीर अल बहर इन्वॉल्व नेवल फोर्सेस फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान के साथ ये फोर्सेस एक्सरसाइज हो रही हैं, नहीं, ओमन के साथ हो रही है, याद रखिएगा, इंडिया एंड ओमन नेवल एक्सरसाइज हो रही है, जो है नसीम अल बहर। इससे क्वेश्चन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, बहुत बार पूछ चुका है, जैसे मित्र शक्ति इस बार पूछा था, ठीक है, तो ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। ओके, तो नसीम अल बहर किसके साथ है, ओमन के साथ। द सागर कवच एक्सरसाइज इंक्लूडेड एरियल सर्विलांस सपोर्ट फ्रॉम कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स, तो क्या करेक्ट है, यस दिस विल बी करेक्ट स्टेटमेंट। नसीम अल बहर वाज एम्ड एट इन्हेंसिंग सिक्योरिटी इन द बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में ये यहाँ पर ओमन कहाँ पर है, ये है अरेबियन सी में, ना कि बे ऑफ बंगाल में, तो ये स्टेटमेंट ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आप पढ़े होंगे, ठीक है, स्टेट एनिमल ऑफ कहाँ का है, राजस्थान का है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज एन एवियन स्पीसीज, एवियन स्पीसीज कह रहे हैं, क्लासिफाइड एज लीस्ट कंसर्न, एक तो एवियन स्पीसीज बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब कि क्या बर्ड है, यस, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो एक बर्ड है, एवियन स्पीसीज है, क्लासिफाइड है लीस्ट कंसर्न बाय द IUCN रेड लिस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था 2000 कब 11 में बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, करेंटली देयर आर मोर देन 1000 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये 1000 नहीं, लेस देन यानी कि 200 अराउंड 200 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं, ठीक है, इंडिया में। थर्ड स्टेटमेंट है मैंने यहाँ पर क्लीन कर दूँ, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट ये है दे आर मेनली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात एरिया, तो दिस विल बी करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ICCC इज अ टेक बेस्ड सोल्यूशन involving multiple IT applications and platforms which is designed to help in making informed decision, दिस विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसे करेक्ट है जहाँ पर कोई भी मीन्स के प्रीलिम्स का सॉल्व करने का एक अच्छा मेथड ये है कि जहाँ कोई निगेटिव पॉइंट ना मिले या फिर कोई हाईलाइटेड पॉइंट हो, ठीक है, जो एम्फेसाइज कर रहा हो, मैं एग्जेजरेट कर रहा हो, तो वो भी इनकरेक्ट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जब कोई मिडिल लेवल का कोई स्टेटमेंट दिया हो वो उसके हाई चांस होते हैं करेक्ट होने के, ठीक है, तो ये एक मेथड है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज़ सेटअप एट कृषि भवन इन न्यू दिल्ली, तो कृषि भवन न्यू दिल्ली में इसे रेनोवेट किया गया है, यस करेक्ट है। ICCC uses कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टू कलेक्ट माइक्रो लेवल डेटा, प्रोसेस इट एंड प्रेजेंट द मैक्रो पिक्चर, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, सारे स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, इसे कोई बात ही नहीं है, जपोरिजिया अभी न्यूज़ में रिसेंटली है, जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन अटैक किया, रसिया ने, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जपोरिजिया कहाँ पर है, यूक्रेन में है, ठीक है, तो जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक अटैक किया, कहाँ, कौन, रसिया ने, ठीक है, तो इससे याद रखिएगा इसकी लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 34 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट इंडियंस पजेस फ्रीडम ऑफ स्पीच
but is subject to the interest of public order or the sovereignty and integrity of India. This is will be the correct statement. ठीक है, ये आर्टिकल कौन से में दिया है? आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लॉज कौन सा है? ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। सेकंड क्या है? द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ ह्यूमन राइट इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो दिस विल आल्सो बी करेक्ट स्टेटमेंट। In India, fundamental rights cannot be enforced against persons other than the state and its instrumentalities। ये क्या करेक्ट है? नहीं। यहाँ पर इंडिविजुअल के भी खिलाफ, यहाँ पर पर्सन के भी खिलाफ यहाँ पर इन्फोर्स किया जा सकता है, अगेंस्ट यूज किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, या जैसे कि आर्टिकल यहाँ पर दिया है 17, यहाँ पर इवन स्टेट हो या फिर कोई पर्सन हो, दोनों के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर इन्फोर्स किया जा सकता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रखा है तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट था और फर्स्ट स्टेटमेंट था ये दोनों राइट थे। ठीक है, तो क्या है ये फर्स्ट स्टेटमेंट पे क्या है जो ये दिया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये है 19 क्लास 1 सब क्लास ए। देखो जो 19 में है ये कितने हैं यहाँ पर राइट्स कितने हैं 19 में? 19 आर्टिकल 19 में 6 राइट्स हैं। आर्टिकल 19 में कितने राइट्स हैं? 6 राइट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से 6 राइट्स हैं? एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकंड है जो एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन है या फिर जो जो होते ना कि एसोसिएशन बना सकते हैं या फिर वहाँ पर ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन विदाउट हार्म, विदाउट वेपन, यहाँ पर एसोसिएशन बना सकते हैं विदाउट वेपन, कोई भी वेपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मूवमेंट, राइट टू मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, बट यहाँ किसको, यहाँ पर जैसे प्रोस्टिट्यूट है या एड्स से रिलेटेड कोई भी पब्लिक है उसमें स्पेस प्लेस में यहाँ पर नहीं जा सकते। ठीक है, इनके जो है प्रोहिबिशन है। और जो है यहाँ पर जो रेजिडेंस है, यू कैन रिजाइड एनी वेयर इन द कंट्री। ठीक है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया विदाउट एनी हार्म। ठीक है, ये चीज़ है रेजिडेंस। नेक्स्ट है हमारा क्या, जो ऑक्यूपेशन है, ये ऑक्यूपेशन जैसे यहाँ पर ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारे 6 जो हैं ये राइट्स हैं। ठीक है, असेंबली, जो असेंबली था ना यहाँ पर असेंबली और एसोसिएशन, जैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, और यहाँ पर असेंबली विदाउट एनी आर्म, असेंबली भी यहाँ पर तो 6 राइट्स दिए हैं 19 आर्टिकल में। ये चीज़ याद रखिएगा। तो हमारा जो है 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट था और इनकरेक्ट पूछ रखा है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। एटम्स फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय। एटम्स फॉर, देखो यहाँ पर इजीली तरीके से आपको पढ़ा भी नहीं होंगे, पढ़े में ये नहीं होंगे तब भी यहाँ पर इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे एटम्स फॉर क्लाइमेट, ये फोर का मतलब फोर नहीं है, ये फॉर। ठीक है, एटम्स फॉर क्लाइमेट, यहाँ पर जो है कौन क्लाइमेट लिखा है, तो क्लाइमेट के बारे में यहाँ पर जो एटम्स हैं, मान लो न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर है। ठीक है, तो यहाँ एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर जो रेडिएशन है या फिर न्यूक्लियर एनर्जी है, यहाँ पर किसे रिड्यूस करने की बात की जा रही है? रिड्यूस करने की बात की जा रही है कि एनर्जी जो होगी, एनर्जी प्रोडक्शन होगा वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का जो कंसेप्ट है, क्लाइमेट चेंज जो है CO2 जो है उसका रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव किसका है? ये इनिशिएटिव है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर द मेडिटेरेनियन सी? तो लेबनान, इजराइल, इराक, इजिप्ट। बता सकते हैं कौन सा है? ये है इराक, क्योंकि लेबनान जो है, लेबनान जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ये लेबनान है, ये इजराइल है। ठीक है, लेबनान है, इजराइल है, जो मेडिटेरेनियन सी के जो कोस्ट है। ठीक है, और ये कौन सा रीजन बोलते हैं इसे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेवांट रीजन। ठीक है, लेवांट रीजन इसको बोलते हैं, इस रीजन को। ओके, और यहाँ पर इजिप्ट है, इजिप्ट भी यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के मीन्स बॉर्डर शेयर करता है। इराक जो है कहाँ, कौन सा बॉर्डर शेयर करता है? ये जो पर्शियन गल्फ है ना, ईरान वाला पर्शियन गल्फ को ये शेयर करता है वाटर बॉडीज को, ना कि मेडिटेरेनियन सी के अराउंड है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेकोंग रिवर कॉर्पोरेशन। देखो, अगर यहाँ पर आप सही से प्रैक्टिस मेरे साथ अच्छे से कर रहे हो ना, तो आपको इतनी हार्ड जो है यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना हार्ड नहीं लगेगा, बहुत इजी हो जाएगा। ताकि मैं जो है 3 डायमेंशन आपको बता रहा हूँ, जो भी स्टेटमेंट है सारे स्टेटमेंट का यहाँ पर क्लियर कट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जो मेकोंग रिवर कमीशन के बारे में बात कर रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि द मेकोंग रिवर कमीशन वाज इस्टैब्लिश्ड टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिवर्स रिसोर्सेज अमंग ऑल राइपेरियन कंट्रीज। यहाँ पर ऑल राइपेरियन कंट्रीज की बात कर रही है, यस करेक्ट है। ऑल 6 मेकोंग रिवर कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द मेकोंग रिवर कॉर्पोरेशन, मेकोंग रिवर कमीशन। देखो यहाँ पर जो है 6 कंट्री से जा रही है मेकोंग रिवर, कौन कौन सी? चाइना, यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री इंस्टेड ऑफ चाइना, चाइना जो है अनदर कंट्री, चाइना, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ठीक है। ये 6 कंट्रीज़ हैं, यहाँ से जो है पास होती है, कौन यहाँ से पास होती है मेकोंग रिवर, ठीक है। और गल्फ ऑफ थाईलैंड में ये गिर जाती है, ओके। तो यहाँ जो है पार्टिसिपेंट जो मेंबर कौन है? ये ऑब्जर्वर मेंबर, ये याद रखिएगा, ऑब्जर्वर मेंबर यहाँ पर हैं चाइना प्लस म्यांमार, चाइना और म्यांमार ऑब्जर्वर हैं, बट परमानेंट मेंबर कौन है? लाओस, ठीक है, वियतनाम, थाईलैंड प्लस कंबोडिया, 4 जो हैं परमानेंट मेंबर हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट सेकेंड हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके। थर्ड स्टेटमेंट है द एमआरसी फोकसेस ऑन हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, फ्लड मैनेजमेंट एंड फिशरीज इन द मेकोंग बेसिन, तो ये करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, ठीक है। क्वेश्चन 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड यूज्ड फॉर एज एस्टिमेशन इन फॉरेंसिक साइंस। कौन सा मेथड नहीं है जिससे एज को एस्टिमेट नहीं किया जा सकता? तो ये है कौन सा? आप देख सकते हैं ब्लड टाइप एनालिसिस, यहाँ पर इससे नहीं मिला किया जा सकता, एज को एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ ब्लड टाइप एनालिसिस को क्या है, जैसे आरबीसी है, आरबीसी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ब्लड के जो हीमोग्लोबिन है उन्हें काउंट किया जा सकता है, बट यहाँ पर एज को यहाँ पर नहीं किया जा सकता। दूसरा देख लीजिए एपीजेनेटिक क्लॉक टेक्निक, ये इसी तरीके से इसे मेजर किया जा सकता है, एस्टिमेट किया जा सकता है एज क्या है, ठीक है, फॉरेंसिक साइंस के हेल्प से। और ओसिफिकेशन टेस्ट जो होता है ये भी होता है, ठीक है, इससे एज का पता किया जा सकता है। रेडियोग्राफिक टेक्निक, ये भी एक मीन्स एज जो एस्टिमेट करने की एक टेक्निक है, ठीक है, टेस्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्या प्राइम मिनिस्टर का यहाँ इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो CGI जो होते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम के अकॉर्ड यहाँ पर अपॉइंट होते हैं, जो कि यहाँ पर 5 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, ठीक है, उनके रिकमेंडेशन दी जाती है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती है, अगर कोई रिकमेंडेशन देना चाहे प्रेसिडेंट तो वहाँ दे सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा भेजा जाएगा कॉलेजियम सिस्टम द्वारा तो वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर, और प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को कोई रोल नहीं होता, ठीक है, इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट होता है। स्टेटमेंट सेकंड है, द प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द, मैंने अभी बताया ना कि रिकमेंडेशन को यहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, किसके? कॉलेजियम सिस्टम को, ठीक है, किसी भी रीजन में यहाँ कह रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 40 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ तार बाल्स के इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहा है कि इसका हेल्थ इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट और हेल्थ में कैसे पड़ेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है, तार बाल्स प्राइमरली अफेक्ट डीप सी इकोसिस्टम्स लिविंग कोस्टल एरियाज लार्जली अनअफेक्टेड है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कोस्टल एरिया है वहीं पर ज़्यादा लार्ज इम्पैक्ट डालता है, जो कि डीप सी इकोसिस्टम है वहाँ पर बहुत 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 माइन्यूट में यहाँ पर तार बाल्स जो है वो इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट विल बी इनकरेक्ट। स्टेटमेंट सेकेंड पढ़ते हैं, द बाल्स डिग्रेड क्विकली इन सी वाटर,
बाल्स जो होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं क्विकली सी वाटर में, रिड्यूसिंग देयर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन मरीन लाइफ। मरीन लाइफ पर जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है वो रिड्यूस कर देते हैं। क्या ये करेक्ट है? यस। तार बाल्स पोज हेल्थ रिस्क टू ह्यूमंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स लाइक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ पर जो है ये वाला ना क्विकली डिग्रेड हो जाते हैं सी वाटर में, जो कि रिड्यूस कर देते हैं। नहीं, रिड्यूस लिखा है ना, इंक्रीज, मुझे लगा ये इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है इंक्रीज नहीं रिड्यूस होगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट होगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर पूछ रखा है तो यहाँ डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। तार बाल्स होते क्या है? जो तार बाल्स ये होते हैं कि जो पेट्रोलियम जैसे होता है ना, उनको जो जैसे सूख जाता है, ठीक है, और वो फ्लोट करते रहते हैं कहाँ? ओशियन में। तो उनका इम्पैक्ट जो है तार बाल्स का कैसे होता है उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स लेक्स लोकेशन। लेक और उनकी लोकेशन क्या है? चिलिका लेक ये उड़ीसा में है। यस, करेक्ट आंसर। जो ब्रैकिश वाटर, जो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की। ठीक है, ये याद रखिएगा। सेकेंड है पुलिकट लेक, हिमाचल प्रदेश में है। नहीं, ये जो है आंध्र प्रदेश में है। ये भी लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है जो है, ये लोकेटेड है इन आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश और जो यहाँ तमिलनाडु का बॉर्डर है, इनके बीच में जो है ये पुलिकट लेक लोकेटेड है। ठीक है। कलिवेली लेक क्या केरला में है? नहीं, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये भी एक ब्रैकिश वाटर लेक है। और वेम्बनाड लेक है, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट जो है ब्रैकिश वाटर लेक है, जो कि ये लोकेटेड है इन केरला में। ठीक है, तो ये जो है इनकरेक्ट, ये भी हो जाएगा। ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट। तो ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन विल बी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ चिल्का लेक जो है उड़ीसा में, ये करेक्ट बता रहा है, ये करेक्ट है, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है। विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? द इंडेक्स इज पब्लिश बाई रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकेंड है द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द इंडेक्स हैज़ ड्रॉप्ड कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। यहाँ कितना था प्रीवियस ईयर? 161। ये साल कितना है? 159। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी सॉरी, ऑप्शन जो स्टेटमेंट सेकेंड है करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट है वो भी करेक्ट है। ठीक है, नॉर्वे एंड डेनमार्क टॉप द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इंडेक्स। यस, नॉर्वे, डेनमार्क और यहाँ पर स्वीडन जो है यहाँ पर टॉप कर रहे हैं लिस्ट को। तो यहाँ जो है, और देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन हुआ है ना कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ड्रॉप डाउन, सॉरी, यहाँ पर ड्रॉप डाउन नहीं हुआ यार। ड्रॉप डाउन का मतलब क्या है? यहाँ ड्रॉप डाउन का मतलब 161 प्रीवियस ईयर थी, इस बार जो है और चली गई ऊपर, तो ये नहीं है। ड्रॉप डाउन हुआ है मतलब क्या हुआ? 159 है इस साल। ठीक है, तो यहाँ पर अप हुआ है, ना कि ड्रॉप डाउन हुआ है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और यहाँ पर जो है इंडिकेटर्स कितने होते हैं? यहाँ पर 6 इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, 6 इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें कि इंक्लूडिंग लेजिस्लेटिव, ओके, यहाँ पर जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, ये पावर्स जो होते हैं। ठीक है, ये सारे इनके इंडिकेटर्स होते हैं, इंक्लूडिंग 6 इंडिकेटर्स टोटल होते हैं। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर में उन्हीं के अकॉर्डिंग इन जो यहाँ पर जो ये है ना रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये भी बता दूँ ये कौन सा ये ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे एनजीओ है, कहाँ की एनजीओ? पेरिस बेस्ड एनजीओ है, विच इज़ मार्क्ड टू द ranking countries of the world is in its the paper that means world press freedom index। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डिस्पाइट इट्स ग्लोबल राइज इंडियाज इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया हैज़ डिक्लाइंड। ग्लोबल राइज के डिस्पाइट, बावजूद भी इंडिया की जो इन्फ्लुएंस है वो साउथ एशिया में डिक्लाइन हुआ है। दिस इज करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट सेकेंड है द मेजॉरिटी ऑफ द साउथ एशियन नेशंस आर नाउ सब्जेक्ट टू मोर सैंक्शंस फ्रॉम यूएस। तो क्या साउथ एशियन कंट्रीज़ में मोर सैंक्शन है यूएस के? तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सैंक्शन नहीं है साउथ एशियन रीजन में। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट विल बी करेक्ट, स्टेटमेंट सेकेंड विल बी इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स
आर अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स इस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस 2015। तो यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कंसेप्ट रखा, जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंक्लूड किया गया। पहले कौन सा था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें टोटल कितने गोल्स थे? 8 गोल्स। ठीक है, इस बार कितने हैं? जो 2015 में हुआ था वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG गोल्स जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट विल बी करेक्ट। सेकेंड है SDGs आर बाइंडिंग ऑन ऑल कंट्रीज एंड मस्ट बी मेट बाई 2030। 2030 का एजेंडा तो है, ठीक है, लेकिन पार्शियल करेक्ट है, बाइंडिंग नहीं है। किसी भी कंट्री पर SDG जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करना एक ज़रूरी वो नहीं है, बाइंडिंग नहीं है कि वो अचीव ही करे 2030 तक। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है SDG 5 फोकसेस ऑन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। SDG 5 में क्या है? यहाँ पर इक्वालिटी है। ठीक है, इक्वालिटी, या फिर कहें यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी, यहाँ पर इनइक्वालिटी कंसेप्ट है ना, जैसे कि इनइक्वालिटी है कि हैव्स एंड हैव नॉट्स का कंसेप्ट है, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है, ना कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर और सैनिटेशन ये जो है 6 SDG गोल 6 में है, मेंशन है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है विद रेफरेंस टू द प्री मॉडर्न पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। प्री मॉडर्न पीरियड के बारे में बात कर रहा है कि प्री मॉडर्न पीरियड में के रेफरेंस में द सोसाइटीज ड्यूरिंग द प्री मॉडर्न पीरियड वर इन्वॉल्व इन द सिग्निफिकेंट रिचुअलिस्टिक और रिलीजियस एक्टिविटी। देखो प्री मॉडर्न पीरियड में क्या था, जैसे आफ्टर अर्ली वैदिक पीरियड में लोग क्या करते हैं? सैक्रिफाइस नहीं करते थे। यहाँ सैक्रिफाइस कब करें? लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, बट यहाँ अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था? रिचुअल्स वगैरह बहुत होते थे, यज्ञ वगैरह बहुत होते थे। ठीक है, यहाँ पर ये कह सकते हैं, और सुपरस्टिशियस जो बिलीफ थी ये बहुत सारी थी वैदिक पीरियड में, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है ट्रेडिंग ड्यूरिंग द प्री मॉडर्न पीरियड वाज नॉट एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड। क्या एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस नहीं थी? यहाँ पर ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा होते थे, एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड थी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 46 है विद रेफरेंस टू द स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। स्पाइस बोर्ड के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है कि इट इज़ अ रेगुलेटरी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी फॉर इंडियन स्पाइसेस। दिस इज करेक्ट। इट सेट्स मिनिमम रिटेल प्राइसेस फॉर स्पाइसेस सोल्ड इन इंडिया। ये सेट करता है मिनिमम रिटेल प्राइसेस को स्पाइस जो सोल्ड किया जाता है इंडिया में। क्या करेक्ट है? तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। मिनिमम रिटेल प्राइस जो है ये नहीं सेट करता, और ये सेट करती है गवर्नमेंट। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है कि स्पाइस ट्रेन इज़ एन ऑनलाइन कैंपेन started by the Spice Board of India to educate Indians about the country's rich spice heritage। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 1 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। द टर्म फार साइड ऑफ द मून वाज ऑफन सीन इन द न्यूज़। फार साइड, यहाँ पर जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, किधर लॉन्च किया गया था? फार साइड ऑफ द मून मीन्स मून्स के साउथ पोल में। ठीक है, जो ऑप्शन ए है क्या कह रहा है कि द साइड ऑफ द फार साइड ऑफ द मून दैट इज़ ऑलवेज इल्यूमिनेटेड बाय द सन। मीन्स क्या हमेशा डार्कनेस होता है? नहीं, डार्कनेस हमेशा नहीं होता। जैसे दिन रात होते हैं, डे टाइम होता है और नाइट टाइम होता है, वैसे फार साइड ऑफ द मून में भी वैसे ही होता है। कोई इल्यूमिनेशन यहाँ पर नहीं होता है, हमेशा नहीं होता, होता है बट हमेशा नहीं होता। ठीक है, बी ऑप्शन है द साइड ऑफ द मून दैट नेवर गेट्स सनलाइट एंड इज ऑलवेज डार्क नहीं होता, यहाँ भी डे एंड नाइट दोनों होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन है द एरिया ऑन द मून वेयर लार्ज इम्पैक्ट क्रेटर्स आर फाउंड। लार्ज इम्पैक्ट क्रेटर्स आर फाउंड, क्रेटर पार जाते हैं, बट जो इम्पैक्ट होते हैं लार्ज क्रेटर वो सभी जगह होता है। यहाँ पर फार साइड ऑफ द मून में ये स्पेशली नहीं होता। द साइड ऑफ द मून दैट ऑलवेज फेसेस अवे फ्रॉम अर्थ। क्या ये करेक्ट है? तो दिस विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जो फार साइड ऑफ द मून है वो क्या है? देखो यहाँ पर जो है ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ जो है, अर्थ का जो है इसका मूवमेंट करती है, और यह यहाँ पर जो मून है। ठीक है, और यहाँ इसकी एक्सिस में, ये अपनी एक्सिस में ही क्या करता है? अपनी एक्सिस में ही रोटेट करता है, और ये भी अपनी एक्सिस में ही रोटेट करता है। ठीक है, और यहाँ का जो ये पार्ट है ये किधर नहीं आता? ये इधर नहीं आता, अर्थ के साइड नहीं आता। ठीक है, लेकिन जब सन इधर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो इधर जो फार साइड ऑफ द मून है
ये तो यहाँ पर क्या करेगा, ब्राइट करेगा, डे या नाइट होगा, बट ये जो है इधर का पार्ट ये इधर नहीं आ सकता, ठीक है, कि इसके फेस करे, अर्थ को भी फेस करे, तो ये फेस नहीं करता अर्थ को, तो ये स्टेटमेंट डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है माउंट फ्यूजी, ये कहाँ पर है, ये है जापान का फ्यूजियामा जिसे बोलते हैं ना, और ये है कौन से आइलैंड में लोकेटेड है, जापान के जो होन्शू है, ठीक है, होन्शू। और क्यों जापान जो है कितनी आइलैंड से मिलकर बनता है, देखो 5 आइलैंड है, मैं आपको ये भी बता दूँ जापान कितने आइलैंड से मिलकर बनता है, 5 आइलैंड। एक जो है देखो जो होन्शू है, होन्शू, ठीक है, शिकोकू, क्यूशू, ryushu, ठीक है, और एक जो है होक्काइडो, होक्काइडो ऊपर है, ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, होक्काइडो, ओके, होक्काइडो जो है सबसे अबव है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माउंट फ्यूजी कौन सा है, ये कंपोजिट वॉल्केनो है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, 5 जो है आइलैंड से मिलकर बना है, और ये जो है माउंट फ्यूजी होन्शू जो आइलैंड है वहाँ पर लोकेटेड है, और ये कंपोजिट वॉल्केनो से बनता है। कंपोजिट वॉल्केनो कैसे होते हैं, बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं, जो कि ऐसे होती है उनकी शेप, ठीक है, ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं। यहाँ पर जो है डेब्रिस इनकी जो है रॉक पार्टिकल्स जो है मैग्मा वगैरह यहाँ पर क्या हो जाता है, सील्ड बना लेता है, ठीक है, सील्ड वॉल्केनो ये है, सील्ड नहीं बनाता, मीन्स कि यहाँ पर कंपोजिट हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे वॉल्केनो यहाँ पर बना लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो है बहुत तेज़ी से ये इसका इरप्शन होता है ना, इरप्शन होता है और फिर तेज़ी से ये नीचे आता है, तो क्या होता है, कंपोजिट वॉल्केनो है काल्डेरा। और इनकी डेफिनीशन आपको जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा तब वहाँ पर आपको डिटेल से बताऊँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है ज्योग्राफी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ यूजिंग अ प्लांट टू ट्रीट इट्स वुंड, कौन सा ऐसा कौन कैपेबल है जो प्लांट से अपने वुंड को मीन्स अपने घाव को भर लेता है, तो कौन है, ओरांगुटन, ठीक है, लॉयन नहीं कर सकता, बटरफ्लाई नहीं कर सकती, जेली फिश भी नहीं कर सकती, ओरांगुटन। ये 2023 का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि मतलब अपने जो लकड़ी से कौन अपनी जो फूड को निकालता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है RBI दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चूज टू रीपरचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द ओपन मार्केट, तो कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, 1 A स्टेटमेंट, B स्टेटमेंट, C स्टेटमेंट, D स्टेटमेंट, कौन सा हो जाएगा, इंक्रीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चूज टू रीपरचेज कर लेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को फ्रॉम द ओपन मार्केट, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इंक्रीज लिक्विडिटी एंड इनकरेज लेंडिंग इन द इकॉनमी। अगर रीपरचेज करेगा तो क्या लिक्विडिटी बढ़ेगी और इनकरेज करेगी लेंडिंग इन द इकॉनमी, क्या ये करेक्ट होगा, यस। और रिड्यूस इन्फ्लेशन बाय टाइटनिंग द मॉनेटरी मनी सप्लाई, क्या इन्फ्लेशन जो होगा रिड्यूस होगा, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा तेज होगी तो इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा, नहीं, ये इंक्रीज होगा इन्फ्लेशन। इंक्रीज द गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट, गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज होगी, नहीं, ये भी नहीं है। रिड्यूस द लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेट, ये भी गवर्नमेंट डेट जो है लेवल को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है, सिक्योरिटी मार्केट जब ओपन मार्केट ऑपरेशन होती है, यहाँ पर RBI क्या होती है, सेल करती है और यहाँ पर परचेज करती है, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाइल मार्केट कंडीशन इज टैकलिंग बाय द RBI, ठीक है, टैकल्ड बाय द RBI वाइल द सिचुएशन इज इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो RBI होगी ये रीपरचेज करेगी, तो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी जो है मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी और जो है इनकरेज करेगी लेंडिंग को, कि यहाँ पर लोन वगैरह लोगों को दिया जाए और कंपनीज को भी लोन दिया जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म के टर्म में रिगार्ड कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, A B C D, कौन सा है, द इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म रिक्वायर्स, कह रहा कि इंडियन कंसेप्ट जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है उसे ज़रूरत है गवर्नमेंट की फंड करने के लिए केवल उन रिलीजियस एक्टिविटीज़ को जो अलाइन है मेजॉरिटी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, जो रिलीजियस प्रैक्टिस मेजॉरिटी में वहाँ पर इंडल्ज है, तो क्या ये ऐसा है, नहीं, सेकुलरिज्म ये नहीं कहता। B है सेकुलरिज्म इन इंडिया मैंडेट्स दैट रिलीजियस एजुकेशन इज प्रोहिबिटेड इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रोहिबिट नहीं है इंडिया में, ठीक है। सेकुलरिज्म ये सेकुलरिज्म नहीं है।
सेकुलरिज्म इन द इंडियन कंटेक्स्ट रेफर्स टू अ स्टेट वेयर ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, ये तो यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। बट रिलीजियस कंसिडरेशन कैन इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज़, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को रिलीजियस जो कंसिडरेशंस हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ये भी नहीं है सेकुलर। लास्ट है डी है, सेकुलरिज्म इन इंडिया मीन्स दैट द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली इंडोर्स एनी रिलीजन, कोई भी स्टेट जो है यहाँ पर ऑफिशियली डेजिग्नेट नहीं करेगी किसी भी रिलीजन को, या फिर उसके साथ ट्रीट नहीं करेगी, या फिर जो स्टेट है वो सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगा, किसी भी इंटरफेयर उनके मैटर में, रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करे बिना, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी बेनिफिट फॉर स्टेट्स इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल। ये क्या है, जो 6th शेड्यूल में है वो प्राइमरी बेनिफिट क्या होंगी स्टेट के लिए जो 6th शेड्यूल में डेजिग्नेट किए जाते हैं। तो इंक्रीज सेंट्रल फंडिंग होती है, लेकिन ये प्राइमरी जो है बेनिफिट नहीं है। ऑटोनमस गवर्नेंस थ्रू डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल, देखो यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है और रीजनल काउंसिल होते हैं, इनके तहत जो है अगर जो 6th शेड्यूल में जो भी स्टेट यहाँ पर डाल दिए जाते हैं उनमें क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल होती हैं इनकी ऑटोनमी हो जाती है, और यहाँ पर जो बहुत सारी राइट्स जो हैं वो मिल जाते हैं, जैसे लैंड राइट्स, ठीक है, मिनरल राइट्स, जो माइनर प्रोड्यूस हैं, ठीक है, माइनर मिनरल्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर जो लैंड राइट्स हैं बहुत सारी राइट्स मिल जाती हैं। तो प्राइमरी बेनिफिट क्या है, ऑटोनमस गवर्नेंस थ्रू डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल्स, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। सी देख लेते हैं, प्रायोरिटी इन डिफेंस एलोकेशन, क्या डिफेंस एलोकेशन है था, नहीं है, ये नहीं है। डी ऑप्शन है एडिशनल रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, एडिशनल रिप्रेजेंटेशन जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी रिप्रेजेंटेशन होगी, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। शैडो फ्लीट इज एन अलायंस ऑफ कंट्रीज शेयरिंग नेवल इंटेलिजेंस, शैडो फ्लीट ये है, ऐसा काम करती है, यस। फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस refers to a practice where ship owners register their vessels in a country other than their own to benefit from more lenient regulations, yes it is correct। जो स्टेटमेंट थर्ड है, द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड कौन यहाँ पर वो करता है, रिस्पॉन्सिबल है ना, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये नहीं है। यहाँ पर ट्रेड को WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कंडक्ट करती है, ना कि मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट, स्टेटमेंट थर्ड विल बी रॉन्ग, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है डिजर्टिफिकेशन इज अ मेजर काज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया, डिजर्टिफिकेशन काफ़ी बढ़ रहा है, इससे क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ लैंड डिग्रेडेड स्पेशली इन इंडिया, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 फोकसेस ऑन सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड कम्बाटिंग डिजर्टिफिकेशन, गोल नंबर 15 नहीं है, गोल नंबर 14 है, ठीक है। लाइफ ऑन एक्शन, लाइफ ऑन लैंड, यहाँ पर कंजर्वेशन, यहाँ पर देख रहे हैं कि सस्टेनेबल जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है गोल नंबर 14 में दिया है, ना कि 15 में, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एम्स टू एड्रेस लैंड डिग्रेडेशन बाय मिनिमाइजिंग सॉइल डिस्टर्बेंस एंड मेंटेनिंग परमानेंट सॉइल कवर, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, सेकंड जो है ये इनकरेक्ट है, ड्यू टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 में दिया है कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना है और कम्बाट करना है डिजर्टिफिकेशन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Directive principles have an equal status with fundamental rights and can be enforced by courts of law in cases where fundamental rights are violated, क्या फंडामेंटल राइट जहाँ वायलेट करते हैं वो इन्फोर्स किए जा सकते हैं DPSPs को, नहीं, DPSPs आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर 35 मीन्स 12 to 35, और जो DPSP हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वह 36 to 51 तक, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, 36 to 51 तक है। और यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में मेंशन है, 51D, ठीक है। फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो इन्फोर्सिएबल होते हैं इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, अगर उन्हें कोई वायलेट करता है, ठीक है, स्टेट के अगेंस्ट और या फिर इंडिविजुअल के अगेंस्ट, वहाँ पर इन्फोर्स किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। जो DPSP हैं और
DPSP प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये डू नॉट इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, ये इन्फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट वाइल द यूनियन कैन लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट ओनली इन द इमरजेंसी सिचुएशन। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट जो है वो जो यूनियन लिस्ट है उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है, ठीक है। और जो है यूनियन है उसमें स्टेट लिस्ट में यहाँ पर बना सकता है अगर प्रायर परमिशन किसकी हो, राज्यसभा की। राज्यसभा अगर रेजोल्यूशन कोई पास करता है स्टेट लिस्ट में, तो वहाँ यहाँ पर यूनियन जो है बना सकता है, पार्लियामेंट जो है उसमें लॉ बना सकता है। और इमरजेंसी सिचुएशन में तो पूरी पावर किसके पास चली जाती है, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन 1 और 2 बोथ आर इनकरेक्ट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क्स रिफर टू। न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस, अ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स that mimics the way the human brain processes information, allowing for pattern recognition and learning. A physical network of computers that work together to solve complex problems without any form or of learning or adaptation. A set of algorithms that only function with predefined rules and cannot learn from data or improve their performance over time. तो यहाँ जो ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? A physical network of computers that work together to solve complex problems without any form of learning or adaptation, ठीक है। या फिर नहीं, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। जो है जो मतलब ये फिजिकल नेटवर्क की बात कर रहा है, फिजिकल नेटवर्क जैसे बहुत सारे कंप्यूटर है इसमें फिजिकल नेटवर्क की बात कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फिजिकल नेटवर्क नहीं है, एक स्ट्रक्चर है, इंटरकनेक्टेड है, नोड इंटरकनेक्ट करता है नोड को, दैट मिमिक करता है कि वे द ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन, अलाउिंग फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन एंड लर्निंग। ये ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क के बारे में बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है कंसल्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज बिकमिंग अ की प्लेयर इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। तो ग्लोबल सप्लाई चेन इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? इंडिया हैज़ लॉन्च्ड प्रोडक्शन लिंक्ड PLI स्कीम जो है लॉन्च किया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। यस, PLI स्कीम किसके कौन से सेक्टर के लिए है? अभी जो है 13 सेक्टर के लिए है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो एक 14 हो गया, नहीं 13 ही है, ठीक है, 13 सेक्टर है यहाँ पर, 13 सेक्टर है, ओके। ये PLI स्कीम 13 सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया। इनिशियल क्या है 12 सेक्टर थे और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 13 सेक्टर बन गया है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इंडिया हैज़ अ लार्ज स्किल्ड वर्कफोर्स दैट सपोर्ट्स इट्स ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लार्ज स्किल वर्कफोर्स है, यस करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मतलब कि सेकेंड और थर्ड इन जो करेक्ट हैं ये करेक्ट हैं। और एक्सप्लेन किसे कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर की प्लेयर है, इंडिया बिकम एक की प्लेयर बन रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में, ठीक है, इनकी वजह से कि ऐसी ऐसी चीज़ें PLI स्कीम और यहाँ पर जो लार्ज स्केल वर्कफोर्स स्किल वर्कफोर्स है इनकी वजह से क्या बन रहा है, यहाँ पर की प्लेयर बन रहा है इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन के उसमें, ठीक है, कंटेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 58 है विद रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है आर्टिकल 39A इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। क्या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसकी वजह से बना है? नहीं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो कौन से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये बना था, नेशनल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो 1993 में यहाँ पर इसके इन्फोर्स किया गया था, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पर आर्टिकल 39A के में कोई प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आर्टिकल 39 में क्या दिया है? यहाँ पर फ्री लीगल एड दिया है यहाँ पर इसके कंटेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ पर वुमेन के लिए यहाँ पर मेंशन है, बट इसके तहत जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है इट हैज़ द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग मैटर्स रिलेटेड टू वुमेन्स राइट्स। सो ये करेक्ट हो जाएगा एब्सोल्युटली। थर्ड स्टेटमेंट है द टर्म फॉर द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज 3 years और until the age 65 years विच एवर कम्स फर्स्ट। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 2 and 3 आर करेक्ट। ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सिग्निफिकेंट पावर्स इंडिया वुड गेन विद परमानेंट मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो कह रहा है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल अगर इंडिया मेंबर बन जाए तो इसके लिए सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट पावर इंडिया को क्या मिल जाएगा, कौन सी पावर मिल जाएगी? तो कौन सी पावर मिल जाएगी? फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है, एबिलिटी टू इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शंस यूनिलेटरली। क्या इकोनॉमिक सैंक्शन यूज़ करने की पावर मिल जाएगी? नहीं, ये नहीं होगा। कंट्रोल ओवर यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, नहीं, ये भी नहीं होगा। एक्सक्लूसिव राइट्स टू प्रपोज न्यू इंटरनेशनल लॉ, ये मिल जाए, ये भी नहीं मिलेगा। वीटो पावर ओवर सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन, वीटो पावर, क्योंकि वीटो पावर अगर P5 मेंबर हैं परमानेंट 5, कौन कौन से? यूके, यूएस, रशिया, चाइना एंड इधर फ्रांस, ठीक है, ये P5 हैं, नेशन है जो कि यहाँ पर कोई भी अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, अगर कोई भी मेंबर है इनमें से P5 नेशन में कोई भी अगर एक अपहोल्ड कर लिया तो वो वहाँ पर वीटो अपना लगा दिया, वीटो पावर, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इसकी पावर ये है, ओके। तो इंडिया भी मेंबर बन जाएगा तो यहाँ इसकी पावर ये आ जाएगी, वीटो पावर आ जाएगी, जो कि सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन 60 है, विद रेफरेंस टू द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट्स प्राइमरी एम इज टू हाल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030। रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिड्यूस करना है, ठीक है। ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है इसमें मेंशन किया गया है प्राइमरी। यस, करेक्ट है। द 13 to 30 टारगेट इन द फ्रेमवर्क रिक्वायर्स 30% रिडक्शन इन कार्बन एमिशन। क्या कार्बन एमिशन को 30% रिडक्शन करना है? नहीं। जो मरीन और फॉरेस्ट यहाँ पर है इनको सस्टेन करना है, ठीक है, 30% बाई 2030 में, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मरीन और फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन है, बायोडाइवर्सिटी है, इन्हें मेंटेन करना है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आल्सो इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। It requires developing countries to bear a greater share of financial responsibility for biodiversity conservation। क्या ये कह रहा है जो डेवलपिंग कंट्री है इन्हें बियर करना पड़ेगा मैक्सिमम जो हाई लॉस है फाइनेंशियल बर्डन बियर करना पड़ेगा? नहीं, फाइनेंशियल बियर कौन बर्डन करने की कह रहा है? इसे किसे? कि डेवलप्ड कंट्री को, ना कि यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री को। तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 61 है, विद रेफरेंस टू द विजुअल लाइट कम्युनिकेशन VLC टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? VLC यूसेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 to 380 नैनोमीटर, करेक्ट। VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। लॉन्ग रेंज नहीं, शॉर्ट वेवलेंथ है, ठीक है, सॉरी लॉन्ग रेंज नहीं, शॉर्ट रेंज, जो कि क्योंकि यहाँ पर जो है वेवलेंथ देखिए 375 to 380 नैनोमीटर होती है, वेवलेंथ काफ़ी हाई होती है, तो यहाँ शॉर्ट रेंज होगा, ठीक है। VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा फास्टर दैन ब्लूटूथ, करेक्ट। VLC हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, करेक्ट। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 62 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र इज़ यूज्ड फॉर। किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेज इन ऑफस्प्रिंग, ठीक है। यहाँ मैं इनकी जो सोल्यूशन दे दूंगा आप वहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट हैज़ साइड्स 1 million किलोमीटर्स लॉन्ग विद लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। तो कौन सा होगा? इवॉल्ड लीसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़: स्प्रेइंग प्रैक्टिसेस ऑन अ क्रॉप फील्ड, इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज, ठीक है, कलेक्टिंग ब्रीथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग व्हील्स फॉर DNA एनालिसिस एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच द अबव एक्टिविटीज़ कैन बी सक्सेसफुली कैरीड आउट बाई यूजिंग ड्रोन्स। सक्सेसफुली कौन यूज कर सकते हैं, सक्सेसफुली यूज किया जा सकता है, कैरी आउट किया जा सकता है ड्रोन द्वारा? तो ये तीनों हैं, ठीक है, तीनों को यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 लास्ट क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन है कि इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन
द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए कौन इंश्योर कर सकता है या फिर कौन रिड्यूस करता है कार्बन फुटप्रिंट को। तो यहाँ जो हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी होगी इनमें गैसेस हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, पोर्टलैंड सीमेंट में भी गैसेस निकलती हैं। तो कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे, कॉपर स्लैग, कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्सटाइल। तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो यही होता है हमारा लेक्चर आज का ख़त्म। इफ़ यू want more confident about the solving method of prelims, please like, subscribe as well as share this video to your fellow aspirants, to your fellow friends. And if you want more confident to clear easily with the prelims examination upcoming 2025, then you can join me with this YouTube channel. Okay, so we will meet in next lecture. So we will end here. Thank you for watching. Have a great day.